हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ योर चैनल स्टडी फॉर ऑल। ये आप ही सबका परिवार है स्टडी फॉर ऑल। ठीक है, अर्थशास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लिए पहले एक बुक लिखी गई थी, जल्दी जल्दी मुझे कवर करना है, तो मैं ज़्यादा समय ना समझाते हुए मैं बेसिकली पॉइंट्स पे अपने आ जाता हूँ। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक पब्लिश हुई 1776 में। और अगर इसकी बात की जाएगी किसके द्वारा लिखी गई, तो याद रखिएगा इस बुक को किसके द्वारा लिखी गई, तो एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ। बिल्कुल आप चीज़ों को समझिएगा, एडम स्मिथ। और इनको आप जानते होंगे, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सबको पता होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ नोन एज। तो आपको लिखना पड़ेगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे एडम स्मिथ हो जाएंगे। ठीक है, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ जी ने 1776 में लिखा। और ठीक है, आप जानते होंगे अर्थव्यवस्था कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया था। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है, क्या जनक किसे माना जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा प्यारा सा एडम स्मिथ ही हो जाएगा। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के भी जनक कौन है? ठीक है, एडम स्मिथ है। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कहा था, ठीक है, अर्थशास्त्र जो होता है, एडम स्मिथ का ही कथन था कि अर्थशास्त्र, इन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। भाई इसमें धन के बारे में, मनी के बारे में, करेंसी के बारे में पढ़ी जाती है। धन का विज्ञान है। तो क्वेश्चन पूछाएगा किस व्यक्ति ने, ठीक है, या किस अर्थशास्त्री ने बोला कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो आपका एडम स्मिथ हो जाएगा, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में ये पुस्तक को लिखी। चलिए और अगर बात की जाएगी, चलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरी चीज़ें क्लियर हो रही कि नहीं, बताइएगा सभी लोग। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगर बात कर लें, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, अगर हम बात कर लें, समझिएगा, थोड़ा सा मैं देख लूँ इधर। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि अर्थशास्त्र के कितने भाग होते हैं, अर्थशास्त्र को अगर बांट लिया जाए कि अर्थशास्त्र कितने भाग होते हैं, मैं इसको यहाँ पे इधर, ठीक, यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र, यहाँ पे फिर से मैं दूसरा पॉइंट बना रहा हूँ। अर्थशास्त्र के कितने भाग होते हैं, तो ये मेजरली दो पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है आपका क्या, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, एक क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी होता है, और एक मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एक क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, माइक्रो इकोनॉमी, और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। समझिएगा चीज़ों को, मैक्रो इकोनॉमी, समझ गए? ठीक है, इकोनॉमी समझ जाएंगे, इसका भी वही होगा। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है, ठीक है, व्यष्टि। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, यानी इसमें पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमी जांची जाएगी, उस व्यक्ति का खुद का, ठीक है, इंडिविजुअल उसका इनकम मापा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं व्यष्टि। क्या बोलेंगे? व्यष्टि। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे भैया? व्यष्टि। ठीक है, अर्थव्यवस्था, इसे क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र इसे बोलेंगे। और ठीक है, इसे मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो देखो, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। इसमें समस्त सभी चीज़ों का, समस्त का मतलब सभी चीज़ों का, तो समस्त से बनेगा समष्टि। क्या बन जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। तो बताइए, व्यष्टि का मतलब होता है किसी की व्यक्तिगत किसी एक पर्टिकुलर, एक किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आप क्या माप रहे हो, ठीक है, किसी व्यक्तिगत का आप इकोनॉमी आप जज कर रहे हो, तो वो कौन सी मतलब कि इकोनॉमिक्स कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। समझिएगा चीज़ों को, तभी आप कर पाओगे। उसको क्या कहलाएगी? माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। समझिएगा चीज़ों को। ठीक, अगर और बात करें, ठीक है, और समष्टि का मतलब क्या होता है? इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण का मतलब सभी अर्थव्यवस्था, मतलब पूरे भारत देश का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछाएगा किस अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल चीज़ों को समझिएगा। जैसे आपको क्या निकालना है, जैसे राष्ट्रीय आय निकालना है एग्जाम्पल के रूप में, तो एक राष्ट्रीय आय खुद एक किसका उदाहरण है, तो राष्ट्रीय आय जो उदाहरण है आपका, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। जैसे आप महंगाई मापने जा रहे हो, महंगाई, ठीक है, महंगाई जैसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, महंगाई 3 प्रकार की होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, मांग जनित महंगाई, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित महंगाई, और एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है जिसे ढांचागत महंगाई बोलते हैं। तो महंगाई मापना है आपको, ठीक है। और किसके लिए इसको जज किया जाता है, महंगाई हो गया, बजट, अब पूरे भारत का ही तो बजट करते हैं, ओवरऑल पूरे भारत का। तो अर्थव्यवस्था जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब उस पर्टिकुलर उस पूरे देश के अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो मैक्रो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें व्यक्तिगत किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति का किया जाता है, उसे व्यष्टि, व्यक्ति से निकल भी रहा है व्यष्टि, और समस्त से निकल रहा है समष्टि। चीज़ों समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अच्छा, इसका क्लासिफिकेशन किसने किया, अगर पूछा है ये वर्गीकरण, ये 2 भाग में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने बांटा था, इसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण अगर पूछा है, याद रखिएगा, क्या पूछा है, याद रखिएगा, वर्गीकरण पूछ लिया जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका अगर पूछ लिया है क्या भैया, वर्गीकरण पूछ लिया है, तो क्या लगाएंगे आप, तो बताइए क्या सोच सकते हैं आप। तो वर्गीकरण किया था रेगनर फ्रिश्क ने। किसने किया था भैया, याद रखिएगा, रेगनर फ्रिश्क ने किया था। बिल्कुल मस्तिष्क पढ़ना है आपको, रेगनर फ्रिश्क, ठीक है, यही व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। ठीक है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक, ठीक है, मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, 1 बाय 1 आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 5 नंबर का आने वाला है, तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए भाई, ठीक है, तभी आप देखेंगे, तभी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये पुस्तक जरूर आएगा पेपर में, ठीक है, आने की संभावना रहेगा। ये वर्गीकरण किसने किया, रेगनर फ्रिश्क। बिल्कुल चीज़ों को समझना है, तभी आप कर पाओगे। चलिए भाई, अब मैं कुछ टर्म्स लिखता हूँ, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स में होते हैं, उस टर्म्स के पहलुओं को समझेंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। जैसे टर्म्स क्या है, जैसे एक वर्ड होता है जीडीपी, एनडीपी, जैसे एक वर्ड होता है जीडीपी, कहते हैं भैया देश की जीडीपी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, जीडीपी होता है। एक होता है जीएनपी होता है, क्या होता है, सॉरी, एक जीडीपी होता है, एक क्या होता है एनडीपी, लाइन से पढ़िएगा, जीडीपी होता है, दूसरा क्या होता है एनडीपी होता है। ठीक है, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया। और अगर बात की जाएगी, एक क्या होता है जीएनपी होता है, एक क्या होता है जीएनपी होता है, समझ रहे हैं ना, और एक होता है एनएनपी, एक क्या होता है एनएनपी, इसको लिख लीजिएगा। तो एक जीडीपी, एक एनडीपी, एक जीडीपी और एक एनडीपी, समझिएगा चीज़ों को, एक जीडीपी और एक एनडीपी, और तीसरा जीएनपी, और चौथा क्या होता है एनएनपी। अब चीज़ों को समझेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर पूछें तो इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है पेपर में कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। G4 क्या हो जाएगा, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस। D4 हो जाएगा डोमेस्टिक, D4 क्या हो जाएगा डोमेस्टिक, और P4 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, समझिएगा, ग्रॉस को बोलते हैं हिंदी में सकल, ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब जानते हैं घरेलू, सकल मतलब पूरा सकल घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है उत्पाद, आपको पता ही होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी बस सिंपल सा, आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस यहाँ पे एन हो जाएगा, एन फॉर नेट, बाकी डी फॉर डोमेस्टिक, और पी फॉर प्रोडक्ट, समझ गए। जी का मतलब अब इसमें बस चेंज होएगा, इसमें क्या हो जाएगा जी फॉर ग्रॉस,
वही सेम अपना वाला ग्रॉस। N4 क्या हो जाएगा, N4 अपना नेशनल, N4 क्या हो जाएगा पूरे अपने हमारे भारत का है ना, भारत एक देश है और एक देश के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, नेशनल, ठीक है, ग्रॉस नेशनल। और P4 क्या हो जाएगा भाई, P4 हो जाएगा प्रोडक्ट, P4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। समझिएगा चीज़ों को। अब NNP की बात की जाएगी तो N का मतलब क्या हो जाएगा, नेट। अभी देखिए N का मतलब क्या आया था भाई, N का मतलब क्या आया था, नेट। तो N4 क्या हो जाएगा, नेट, ठीक है, नेट। N4 क्या हो जाएगा, नेशनल, और P4 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर आपको समझाते हैं पूरी चीज़ें, तब आप कीजिएगा। चलिए, हाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे, शुद्ध, ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद। समझ गए, याद रखिएगा पूरी चीज़ों को, ठीक है। ग्रॉस क्या बोलेंगे, ग्रॉस को मतलब बताया था सकल, ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, सकल, ठीक है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा भैया, उत्पाद, ठीक, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, नेट का मतलब क्या होता है भैया, शुद्ध। नेट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, शुद्ध, याद रखिएगा। नेट का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध, शुद्ध यानी मतलब कुल नेट जो है, शुद्ध जो है, ठीक है, वो शुद्ध राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट मतलब आप समझ जाएंगे उत्पाद, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। चलिए, चलिए भैया, तो ये समझिए कि नहीं, तो चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। तो बहुत लोग बोलते हैं जीडीपी, हमारे देश की जीडीपी डाउन होती है। अरे जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब समझिएगा। जीडीपी का मतलब देश में कितना उत्पादन हुआ है, देश में जो कुल उत्पादन हुआ है। कुल उत्पादन का मतलब सब कुछ मिला के, जैसे चावल, ठीक है, धान, जैसे धानी बोलते हैं, गेहूँ, ये सब देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है। उत्पादन से, उत्पादन जो होगा, अब उसको सामान जो उत्पादन हुआ बना, ठीक है, उत्पादन हुआ, अब उसको क्या करेंगे, देश में कितना सामान आपने क्या किया है, देश में जो सामान है, दिख रहा है कि नहीं, पूरा देखिएगा ध्यान से। देश में जो क्या है, देश में जो क्या है, सामान है, ठीक है, सामान का, देश में सामान का कितना, सामान का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है, सामान का उत्पादन कितना हुआ है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि सामान कितना बना है, देश में कितना सामान बना है, ठीक है, देश में सामान बना कितना है, तो इसको बोलते हैं। मतलब जो एक साल में, मान लीजिए एक साल में अगर ले लें, अगर एग्जांपल में एक वर्ष में पूरे भारत में 10,000 कुंटल पूरा अनाज बना, पूरा अनाज सभी, तो ये पूरा कहलाएगा, पूरा सब कुछ मिला के कुल उत्पादन जो कहलाएगा, कुल उत्पादन देश में कुल कितना उत्पादन हुआ है वो कहलाएगा, वो जीडीपी, वो देश की जीडीपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीडीपी कहलाएगी, बिल्कुल समझिएगा। तो देश में कुल कितना सामान बना है, ठीक है, देश का सामान का उत्पादन कितना हुआ है, या देश में कुल उत्पादन कितना, प्रोडक्ट, जी फॉर देखिए, ग्रॉस का मतलब सकल, सकल मतलब कुल, ठीक है, घरेलू मतलब जो हमारे घर में है, कुल क्या, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन कितना हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट से बनता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को ही हिंदी में बोलते हैं उत्पादन। तो देश में कुल कितना सामान बना है या उत्पादन हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं जीडीपी। इसी को कहते हैं क्या भैया, जीडीपी को कहते हैं, इसी को कहते हैं भैया जीडीपी, याद रखिएगा, ठीक, समझिएगा चीज़ों को, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये मैंने स्पेशल मार्कर मंगवाया है, बहुत महंगा जानते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब मैंने ये महंगा, देखिए चल अच्छा से चले बढ़िया से, ठीक है। तो देखिए ये मैंने मार्कर मंगवाया है, अब समझिएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध, ठीक है, घरेलू उत्पाद। N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक और P फॉर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, याद रखिएगा, जब जीडीपी में से, याद रखिएगा, एनडीपी निकालने का सूत्र पूछ सकता है कि एनडीपी कैसे निकाला जाता है। जब जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास हुआ, जो क्या हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, जैसे अभी बताते हैं आपको मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है। जब जीडीपी में से माइनस कर देंगे मूल्य ह्रास, जिसे मूल्य ह्रास को बोल सकते हैं डिप्रिशिएशन, कितना ह्रास हुआ, डिप्रिशिएट हुआ, कितना ह्रास हुआ, तब जाके आपकी निकलेगी एनडीपी निकलेगा। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या होगा, जीडीपी, जैसे मान लीजिए ये 20 रुपये की मार्कर, ये मान लीजिए, ये वैसे तो 80 रुपये की मार्कर है, ठीक है,
तो 80 रुपये की मार्केट थी कम से कम, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब 80 रुपये की थी और हमने उसको 10 दिन यूज किया। कितने दिन यूज किया? 10 दिन, ठीक समझिएगा। अब 10 दिन में वो इसके रबड़, इसके जो फाइबर हैं ये घिसे होंगे, ठीक है। इंक भी कंज्यूम हुआ होगा, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन भी कम हुई होगी, तो वही कहलाता है हरास। क्या कहलाता है? हरास कहलाता है। तो याद रखिएगा ये हरास उसका हुआ। तो जीडीपी जितना उत्पादन था उसमें अगर जितना हरास हुआ, कुल कितना हरास हुआ, अगर वो माइनस कर दिया है जीडीपी में, तो क्या निकल के आता है? एनडीपी निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एनडीपी। तो ये मैंने ख़रीदा था, अब भाई मैंने इसका यूज़ किया तो हरास तो कुछ हुआ ना, कुछ रबड़ घिसा, सॉरी कुछ इंक कम हुआ, या फिर कह सकते इंक कम होने के साथ साथ इसके जो फाइबर हैं वो कम घिस गया, तो वो मूल्य हरास कहते हैं, ठीक है। अब जीएनपी की बात करते हैं। किसकी भैया? जीएनपी। जीएनपी बहुत ध्यान से देखिएगा। जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है, तो ये भी चीज़ समझिएगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जीएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो देखिए जीएनपी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? तो जो जीडीपी हमारी होगी भारत की वो रहेगा प्लस, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम हैं मतलब मान लीजिए आप सब क्या हो, कोई एक व्यक्ति है जो बहुत बढ़िया एमटेक डिग्री करके बहुत ज़बरदस्त नॉलेज करके पढ़ के आया, और वो इतना अच्छा योग्य है कि उसको फॉरेनर वाले बुला ले रहे हैं, विदेशी वाले। अब भैया ये व्यक्ति चला गया कहाँ? ये व्यक्ति चला गया विदेश चला गया। अब विदेश जब चला गया तो वहाँ से भी उसने विदेश से क्या कमाया? विदेश से उसने क्या कमाया? पैसा कमाया। क्या कमाया भैया? पैसा। मान लीजिए देखिए ये भारतीय व्यक्ति था, बहुत बढ़िया टैलेंटेड था। अब देखिए इसको बहुत सारे ऑफ़र आया, विदेश से आ रहे थे, तो उसने एक कंपनी विदेश में ज्वाइन कर ली। अब विदेश में वो कमा रहा है, तो विदेश से क्या कमा रहा है? पैसा ही तो कमा रहा है। तो देखिए जीडीपी में अगर आप क्या कर लें, याद रखिएगा, जीडीपी में अगर हम क्या कर लें, विदेश से, ठीक है, विदेश से जो पैसा कमाया है, ठीक है, याद रखिएगा, जो विदेश से जो पैसा कमाया है, ठीक है, और वो जो अब वो क्या करेगा? वो पैसे को भारत में भी लगाएगा, मतलब भारत में वो भारतीय तो है, तो जो भारत में आया होगा, जो क्या होगा, विदेश से कमाया, पर वो पैसा कहाँ आया? भारत में आया। तो अगर इसको जो जोड़ देंगे, अगर इसको जब जोड़ देंगे, याद रखिएगा, इसको जो व्यक्ति जो विदेश गया उससे वो विदेश से पैसा कमाया, तो जीडीपी में विदेश से जो पैसा आया है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा? ठीक है, क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जीएनपी निकल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीडीपी में अगर विदेश से जो पैसा कमाया जा रहा है, यानी कोई भारतीय गया विदेश से पैसा कमा रहा है, तो वो जो हमारे भारत में आ रहा है पैसा, ठीक है, अगर इसको जोड़ देंगे जीडीपी में तो क्या निकल के आएगा? जीएनपी में निकल के आएगा। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं इसको, अगर मैं ये दर्शाऊं कि जीडीपी में यदि विदेशी आय, विदेश से तो आय प्राप्त कर रहे हैं, विदेश से ही तो आय मिलने प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति को, तो जीडीपी में अगर विदेशी आय अगर जोड़ दी जाएगी, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीएनपी इज इक्वल टू, क्या कहते हैं उसे? जीएनपी। दिख रहा है कि नहीं? उसे क्या कहते हैं भाई? बहुत ध्यान से देखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, उसे कहते हैं जीएनपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीएनपी कहते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब क्या ज़रूरी है? देखिए अब कोई व्यक्ति हम विदेश, देखिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति नेपाल से आया है, कोई व्यक्ति कहाँ से आया है? मान लीजिए नेपाल से कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, कहाँ कमाने पैसा, कहाँ कमाने आया है? मान लीजिए भारत से पैसा कमाने आया है। देखिए ऐसे हम जाते हैं दूसरे देश में पैसा कमाने, ठीक है, तो वैसे एक और व्यक्ति होगा जो नेपाल का है, विदेश का है, वो भारत में आया पैसा कमाया। तो याद रखिएगा जीडीपी में अगर ये भी चीज़ होता है, जीडीपी में अगर, ठीक है, ये देखिए विदेशी आय को मान लो x, विदेशी आय को क्या मान लो? ये मान लो x मान लो, ठीक है। तो और ये जो नेपाली व्यक्ति था, ये आया है भारत, और भारत से क्या कमा रहा है? भारत से पैसा कमा रहा है। भारत से क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। तो ये
भारत से गया पैसा विदेश की तरफ, तो देखिएगा इसको क्या करेंगे, ठीक है, उसको मानते हैं एम। एम का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, एम का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, जो विदेशी, ठीक है, विदेश में गया पैसा, ठीक है, विदेश में गया पैसा, ठीक है, विदेश में गया पैसा, तो उसको भी तो माइनस करेंगे। अब ये देखिए नेपाल विदेश है, हमारे तो विदेशी वो दूसरा देश है, दूसरा देश यानी विदेश, ठीक है। ये नेपाली था व्यक्ति, आया भारत में पैसा कमाया और ये कमा के वहाँ जा रहा है, ले जा रहा है, तो विदेश में गया पैसा। अब इसको अगर पूरा माइनस कर देंगे यानी जीडीपी में प्लस एक्स, जो विदेश से हम गए थे विदेश, एक व्यक्ति गया विदेश, वहाँ से आया जो पैसा उसको एक्स माने, और जो विदेशी व्यक्ति था जो भारत से पैसा कमाया नहीं, भारत से पैसा कमा के विदेश में चला गया यानी विदेश में गया पैसा, इसको अगर निकाल देंगे तब भी क्या निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा भैया, जीएनपी निकलेगा। क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा। समझिएगा चीज़ों को, क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ गए होंगे पूरी चीज़ें, तभी आपको क्लियर हुआ होगा, बताइएगा, ठीक। अब बात करते हैं एनएनपी की, ठीक है। अब किसकी बात करते हैं, एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एन फॉर नेट, एन फॉर नेशनल और पी फॉर प्रोडक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं देख पा रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं, पूरा दिख रहा है, ठीक है, हाँ पूरा दिख रहा है। एनएनपी मैं बताऊँगा, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए एनएनपी निकालने के लिए क्या होता है, जीडीपी में अगर एनएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में अगर, याद रखिए जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, जो विदेशी आय है उसको क्या करोगे, विदेश से जो प्राप्त हो रहा है, विदेश से प्राप्त आय को विदेशी आय बोलते हैं। विदेश से प्राप्त जो कमाया पैसा जो भारत में आया उस आय को विदेशी आय बोलते हैं। तो जीडीपी में यदि विदेशी आय को प्लस कर दो, ठीक है, और मूल्य ह्रास को माइनस कर दो भाई, जो जैसे मूल्य ह्रास बताया था, डिप्रिशिएशन, कोई देखिए इसे डिप्रिशिएट हुए कुछ घिसी विसी, तो मूल्य ह्रास को अगर माइनस कर दिया है तो उससे जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एनएनपी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एनएनपी निकल के आएगा। समझिएगा चीज़ों को, क्या निकल, जीडीपी में क्या जोड़ना है आपको, विदेशी आय, फॉरेन जो इनकम हो रही है उसको जोड़ दिया है, और जितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी निकलेगा, शुद्ध राष्ट्रीय, ठीक है, उत्पाद निकलेगा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आई होप ये पेचीदा नहीं है, बिल्कुल एक से दो बात समझिएगा। तो ये फार्मूला होता है जीडीपी की, किसे कहते हैं, एनडीपी निकालने का, जीएनपी निकालने का और एनएनपी निकालने का, ठीक है। हम इसको रफ कर दे रहे हैं, तक आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एनएनपी पे ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया होगा अच्छे से, चलिए समझ भी लिया होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं पूरा चीज़ समझिएगा। ये देखिए 5 नंबर आएगा पूरे अर्थव्यवस्था से, इतना पढ़ो तो 5 नंबर, इतना मैंने पढ़ा दिया। जीएसटी, जितना भी आर्थिक सुधार, ठीक है, जो योजनाएं लाई गई आर्थिक सुधार के लिए जो योजनाएं लाई गई वो भी पढ़ा दिया, ठीक है। कई सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया। फिर भी इसके बाद ये है, ठीक है, सारी चीज़, बैंकिंग का भी मैंने बहुत चीज़ पढ़ाया, तो तब जाके 5 नंबर आप सोच सकते हो जब पूरा पढ़ोगे उसमें कौन सा आ जाए। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एनएनपी की बात किया था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नेट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसी को हम पूछा था किस नाम से आना था, इसी एनएनपी को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है भैया, अगर हम कहें तो इसे किस नाम से आना जाएगा, तो एक क्वेश्चन है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय के नाम से आना जाता है। याद रखिएगा, इसे किस आय के नाम से आना जाता है, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के नाम से इसे हम, ठीक है, जानते हैं, ठीक। तो नेशनल इनकम निकालना है तो क्या निकाल दो, तो एनएनपी निकाल दो। एनएनपी का फॉर्मूला अभी बताया था, जीडीपी में अगर क्या कर दोगे भाई, जीडीपी में फॉरेन आय यानी विदेशी आय को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, फॉरेन इनकम को ऐड करोगे, और मूल्य ह्रास यानी डिप्रिशिएशन को माइनस कर दोगे भाई, तो क्या निकल के आएगा, तो एनएनपी निकल के आएगा। एनएनपी को किस नाम से आता है, ये नेशनल इनकम ही कहते हैं इसे भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल इनकम की गणना अगर बात की जाएगी तो याद रखिएगा किस पे करते हैं, आपको पता होगा नेशनल इनकम, ठीक है, किस पे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी।
चलिए ठीक है, नेशनल इनकम, चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल इनकम की गणना, ठीक है, नेशनल इनकम की क्या अगर पूछा है गणना कौन सी संस्था करती है, तो याद रखिएगा एक संस्था बनाई गई थी, ठीक है, इसकी गणना जो करती है एक संस्था थी CSO। कौन सी भैया? CSO नाम की संस्था इसकी गणना करती है। C फॉर होता है सेंट्रल, S फॉर हो जाएगा स्टैटिकल, ठीक है, स्पेलिंग समझ जाइएगा, स्टैटिक्स, ठीक है, इस स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, उसको देख लीजिएगा आप। O फॉर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये गणना करती है, याद रखिएगा। और CSO की स्थापना आपको पता होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी CSO की 2 मई 1900, दिख रहा है कि नहीं, 2 मई 1951 में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2 मई 1951 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा, ठीक है, CSO को, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय, हेड फॉर H, क्वार्टर मतलब Q, इसका मुख्यालय कहाँ पे भाई? तो न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अब आगे क्वेश्चन बनेगा CSO के स्थान पर कौन सा नाम दे दिया गया, तो CSO की जगह बस NSO कर दिया गया। क्या कर दिया गया? NSO। N का मतलब बस एक ही चीज़ चेंज हो जाएगा, यहाँ C फॉर सेंट्रल था तो यहाँ पे N फॉर क्या हो जाएगा, ठीक है, नेशनल हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ S फॉर स्टैटिकल, S फॉर स्टैटिकल और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका गठन कब हुआ अगर बात की जाएगी, तो NSO का गठन अगर बात की जाएगी कि भैया NSO का संगठन कब बनाया गया, तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 2019 में। तो किस वर्ष हुआ था? 2019 में। और NSO का भी भैया वही हेडक्वार्टर सेम होगा, कौन सा जो वहाँ था वही एज इट इज़ वही रहेगा, बस नाम चेंज होगा। CSO की जगह क्या हो गया? नाम चेंज हो चुका है, बस CSO की जगह NSO हो गया, ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए बताइएगा सभी लोग बताइएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम की बात आई है, किसकी? नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय आय। अब नेशनल इनकम से अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्या बन सकते हैं? नेशनल इनकम से पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं भैया? प्रति व्यक्ति आय, इसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा, ठीक है, इनकम, या पर कैपिटल इनकम, या कैपिटा इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय की अगर पूछा जाएगा भाई साहब कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा भैया, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा की गई थी। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इन्होंने, ठीक है, 20 रुपया उस समय बताया था, 20 रुपया, ठीक है, प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति ये कमाता है हर एक व्यक्ति लगभग औसतन, मतलब प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है? 20 रुपये कमाता है उस समय के अनुसार। किस समय के अनुसार उन्होंने गणना की थी, कब की थी? तो ये 1867 के बीच में ये PCI की गणना कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे पर कैपिटा इनकम की 1867 टू 1868। तो ये होता है भैया कहानी इसकी। और उसके बाद, ठीक है, याद रखिएगा, उसके बाद एक सबसे, ठीक है, अच्छा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम, बुक का नाम क्या था? ठीक है, इस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी। याद रखिएगा, पॉवर्टी मतलब गरीबी, द पॉवर्टी एंड, ये एंड का सिंबल मैंने बनाया है, एंड अन ब्रिटिश रूल। कि अन ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, अन ब्रिटिश रूल जो खतरनाक रूल हुआ करते थे, रूल इन इंडिया, कहाँ पे? जब गुलाम बनाए थे हमें इंडिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ये बताया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इंडिया जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, ठीक है, ये कैसे गरीब हो गई इतना, कि किसी कारण अन ब्रिटिश रूल, बहुत बुरी तरह से जो रूल कर रही थी, रूलिंग कर रही थी ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, ठीक है, कैसे पैसों का लूट खसोट हुआ, कैसे लूटे, ठीक है, हमारे ही हमसे कच्चे माल खरीदते और उसको बना के हम ही से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे, कैसे लूट खसोट, कैसे गोल्ड लेके चले गए, सारा का सारा जो सोने की चिड़िया कही जाने वाली देश, इस पुस्तक में लिखा था। और दादा भाई नौरोजी ने ये भी बोला था कि मैं कुछ
कुछ सोते हुए को जगा रहा हूँ या जगाना चाहता हूँ। ये उन सोते हुए व्यक्तियों के लिए पुस्तक है, ठीक है। खैर चले ठीक है, तो उन्होंने लिखा था इसीलिए इन्हें क्या बुलाता है, इसीलिए भैया इनको एक बहुत अच्छी संज्ञा दी गई है, ठीक है, दिख रहा है पूरा। इनको दी गई है भैया द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बुलाता है, तो दादा भाई, ठीक है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बुलाता है भाई, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जी को बुलाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज दादा भाई नौरोजी। फिर एक समय आया भाई साहब, तो समय आया था, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। एक समय आया था 1931 और 32 का। कब का समय आया था, 1931, और बीच में 1931 और 32 का समय आया था। उसमें क्या हुआ भाई साहब, उसमें ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझेंगे तभी आप कर पाओगे, तभी को रिलेट कर पाओगे। 1931 और 32 में ये कहानी ये हुई, ठीक है। वीके, ठीक है, एक देखिए अर्थशास्त्री थे वीके आरवी राव। क्या नाम था भाई, वीके आरवी राव। इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा, पीसीआई नहीं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की क्या की, गणना की। क्या की इन्होंने, गणना की। कब की, 1931 और 32 के बीच में, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा पूरी तरह से इकोनॉमिकली बेस ये गणना थी, पूरी तरह से इकोनॉमिकली बेस ये मेजरमेंट था, इकोनॉमिकली, ठीक है, याद रखिएगा, बेस्ड ये कैलकुलेट किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। वीके आरवी राव, ठीक है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए बताइए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा कारवां आगे की ओर बढ़ता है। समझिएगा चीज़ों को, तभी आप कर पाओगे, को रिलेट कर पाओगे। चलिए, अब पीसीआई कैसे निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र पूछ ले कि कैसे हम मेज़र करेंगे पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना हम कैसे करेंगे। फार्मूला क्या होता है भाई साहब, बता दीजिए मुझे, ठीक है। तो पीसीआई का अगर फार्मूला पूछ लिया, किसका, पीसीआई का, ठीक है, पीसीआई का, प्रति व्यक्ति आय का, तो क्या लिखेंगे आप पूरा, ठीक है। जो राष्ट्रीय आय होगी हमारी, राष्ट्रीय का मतलब नेशनल इनकम जो होगी, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, और इनकम मतलब आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय को रखोगे ऊपर, ठीक है। नीचे किसको रखोगे, नीचे रख दोगे टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब हर एक व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, हर एक व्यक्ति भारत में कितना कमा रहा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है भारत का, उसको ऊपर रखोगे, और जितना इंडिया का पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन में लिख दिया, सॉरी, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। तो नेशनल इनकम में, ठीक है, आप क्या कर दोगे, आप ये कर दोगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया की है, तो हमारा निकल के आया क्या, पीसीआई, यानी पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय, ये निकल के आएगी। ये समझिएगा पूरी चीज़ों को, समझ में आया कि नहीं। चलिए बताइएगा सभी लोग, समझ में आया कहानी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो याद रखिएगा ये चीज़ें मैंने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन अगर बात करें, चलिए अब एक वर्ड आता है, चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है भारत की, उसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, मतलब भाग दे दोगे जितना कुल जनसंख्या है भारत की, तो क्या निकल के आएगी, पीसीआई निकल के आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है बजट, क्या आता है, बजट।
बजट वर्ड जो ड्राइव्ड हुआ, उत्पत्ति हुई है, वो बुजेट से हुई है। किससे हुई है? बुजेट वर्ड से हुई है। और बुजेट ना बोल के बलगा भी बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं? बलगा बोल देते हैं। सबसे पहले बजट लाने वाले इंग्लैंड के पीएम थे, इंग्लैंड के पीएम बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है, वो थे रॉबर्ट वालपोल। कौन थे? रॉबर्ट, लिख सकते हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले पूरे विश्व में किस देश ने बजट प्रस्तुत किया? तो इंग्लैंड ने। और किस व्यक्ति ने? तो रॉबर्ट वालपोल, रॉबर्ट वालपोल ने किया। ये चीज़ें समझिएगा। चलिए, अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले बजट प्रणाली किसने पेश किया? तो भारत में सबसे पहले, चीज़ें समझिएगा, भारत में सबसे पहले किसने पेश किया? तो भारत में जो पेश किए थे उनका नाम था जेम्स विल्सन। किसने किया था? याद रखिएगा, भारत में जो बजट पेश किया था उनका नाम क्या था भाई? जेम्स विल्सन नाम था। क्या नाम था बता दीजिए अगर मैं पूछूं तो? जेम्स विल्सन नाम था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? जेम्स विल्सन है, ठीक है। इन्हें बजट सिस्टम का, ठीक है, संस्थापक बोलते हैं, बजट प्रणाली का, ठीक है। किसका भाई? बजट सिस्टम यानी, ठीक है, बजट प्रणाली बोलेंगे, प्रणाली, ठीक है, बजट प्रणाली का क्या बोलते हैं भैया? संस्थापक बोला जाता है। चलिए भाई, बजट प्रणाली का संस्थापक किसे कहते हैं? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। चीज़ों को समझिएगा। तो बजट वर्ड की उत्पत्ति बुजेट से हुई, या इसे बलगा बोलते हैं। और बुजेट या बलगा को बोलते हैं चमड़े का थैला, लेदर बैग के नाम से रहता है। लेदर बैग यानी चमड़े का थैला। क्या बोलेंगे भाई? चमड़े का थैला यानी लेदर बैग के नाम से इसे जाना जाता है। चीज़ों को लिखते जाइएगा तभी आप समझ पाओगे। और भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे बोलते हैं? तो जेम्स विल्सन जी को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले भारत में बजट पेश किसने किया? तो जेम्स विल्सन जी ने किया। विश्व में इंग्लैंड ने सबसे पहले पेश किया, इंग्लैंड के पीएम कहे जाने वाले रॉबर्ट वालपोल ने प्रस्तुत किया। चलिए, समझ में आया कि नहीं कहानी? बजट में क्या होता है? देखिए, बजट में होता क्या है? बजट में जो सरकार की आय क्या है, ठीक, बजट क्या होता है? सरकार की आय मतलब क्या सरकार कमा रही है, जैसे हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से कितना आय है, उसका कितना कमा रही है, तभी तो देश चलता है, अपनी जेब से थोड़ी ना देते हैं कोई, ठीक है। तो अब कहीं से कहाँ से देगी भाई? तो याद रखिएगा, सरकार की आय कितना कमा रही है और योजनाओं पे या निर्माण पे कितना व्यय कर रही है। तो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, व्यय का लेखा जोखा कहलाता है क्या? ठीक है, लेखा जोखा कहलाता है क्या भाई? तो ये कहलाता है बजट, ठीक है। तो बजट में सब बता देते हैं। शिक्षा में आज हम इतने 100 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। सेना में हम इतने 1000 करोड़ रुपया देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य पे हम इतने 1000 करोड़ रुपया देंगे। तो आय कितनी थी पहले ये बताया, फिर कितना हम व्यय करेंगे इस पर, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो ये जो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो पूरा सिस्टम, जो लेखा जोखा होता है, जो पूरा दिखाया जाता है, उसे कहते हैं बजट में। तो बजट में जो वित्त मंत्री होते हैं ये पेश करते हैं, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, पेश कब करते हैं? अगर एक क्वेश्चन और आ जाए कि पेश कब किया था भाई, बजट पेश, बजट तो लिखा ही हुआ है, पेश कब किया था है, तो याद रखिएगा। अब पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री पेश करते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, वित्त मंत्री में एक होता है सचिवालय, सेक्रेटरी होते हैं सचिवालय का। एक यहाँ पे सचिवालय, बहुत बड़ी सचिवालय काम करती है, वहाँ जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। 1 रुपये के नोट तक, 1 रुपये के नोट तक जो साइन होता है, नोट तक, 1 रुपये के नोट तक की बात करें, तक लिख दिया इसीलिए, 2 रुपये से नहीं। देखिए, 1 रुपये के नोट तक किसका साइन होता है? सचिवालय का, ठीक है। और 2 रुपये से जो नोट शुरू होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है, ठीक है। 1 रुपये तक के नोट पर सचिवालय, सेक्रेटरी के सेक्रेटरीट का साइन होता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सचिवालय से साइन किया जाता है, ठीक है। और जो 2 रुपये, 1 रुपये तक के ये हो गए, और जैसे 2 रुपये से नोट होगा वो आरबीआई गवर्नर उस पर साइन करती है। तो कभी देख सकते हैं 2 रुपये का जो नोट होगा, या 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, 2 से लेकर जितने भी हैं,
या 2000 तक, उस पर नीचे RBI गवर्नर का रहता है साइन, और 1 रुपये के नोट पे ठीक है वित्त मंत्री के सचिव मंत्री या सचिवालय का ये नोट रहता है, ये साइन रहता है। चलिए, तो पेश कब किया था? 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा। ठीक है, सबको पता है कहाँ किया जाएगा, तो संसद में किया था। कहाँ पर भाई? पार्लियामेंट में किया था, संसद में किया था। याद रखिएगा चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन और पूछाएगा भाई, वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कितना माना गया है। ठीक है, बताइए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो याद रखिएगा यह 1 अप्रैल से ठीक कब तक रहता है? 31 मार्च तक होता है। तो फिनेंशियल ईयर जो हमारा है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये माना जाता है फिनेंशियल ईयर। इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। और क्या बता दिया जाए? और एक क्वेश्चन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया है कि स्वतंत्र भारत के पहले, लिख लीजिएगा, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, याद रखिएगा, पहले व्यक्ति जिन्होंने जिन्होंने क्या पेश किया? बजट। पहले व्यक्ति जिन्होंने क्या पेश किया? जिन्होंने बजट पेश किया। क्या पेश किया? बजट पेश किया। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने बजट पेश किया तो उनका नाम था षणमुखम शेट्टी। पूरा नाम था इनका RK षणमुखम शेट्टी, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में जो पेपर में आ जाएगा उतना तक मैं लिख दे रहा हूँ। इतने देखिए, षणमुखम षणमुखम ठीक है शेट्टी। तो इन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया, याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और गणतंत्र भारत का अगर पूछेगा पहला बजट पेश किसने किया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत पूछेगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? स्वतंत्र भारत तो आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। लेकिन गणतंत्रात्मक देखिए 26 जनवरी 1950 को तो देश का संविधान लागू हुआ, तभी तो गणतंत्र 26 जनवरी को, तभी तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? ठीक है, जब भारत गणतंत्रात्मक देश बना। ठीक है, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया? पहला बजट पेश किसने किया? तो ये बताइएगा आप सब। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया? तो ये है जॉन मथाई। क्या नाम बताइएगा? जॉन मथाई नाम है इनका। क्या नाम बताइएगा? जॉन मथाई नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने बजट पेश किया षणमुखम शेट्टी, और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया? ठीक है, तो याद रखिएगा जॉन मथाई। और सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया? याद रखिएगा। दिख रहा है कि नहीं? चलिए, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जॉन मथाई ने, और स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति जो थे जिन्होंने बजट पेश किया तो वो थे, ठीक है, षणमुखम शेट्टी। और अगर पूछेगा सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले, सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम बजट क्या करने वाले? पेश करने वाले कौन व्यक्ति थे? ज़रा बता दीजिए मुझे। ठीक है, जल्दी बताइएगा सभी लोग। सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया बजट को, वो व्यक्ति कौन थे? ठीक है, सर्वाधिक। तो याद रखिएगा वो व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। कौन थे भैया? मोरारजी देसाई। ठीक है, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, जनता दल की इनकी पार्टी थी। ठीक है, और सबसे पहले अच्छा कितनी बार बजट पेश किया इन्होंने? तो कुल 10 बार बजट पेश करके सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति बने मोरारजी देसाई। ठीक है, और मोरारजी देसाई ने ही, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन इन्होंने ही किया था। 44वां क्या? संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो मोरारजी देसाई के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 को हुआ। और इसी संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार जो था, राइट टू प्रॉपर्टी 19 के 1 के एफ मतलब फेल हो गया। क्या फेल हो गया? प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया। संपत्ति का अधिकार किससे हटा दिया? मौलिक अधिकार से, यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया। ठीक है, और सबसे पहले पहले प्रधानमंत्री
थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने विमुद्रीकरण किया, डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, मुद्री का मतलब मुद्रा, वी का मतलब जो मुद्रा चलन में है, जैसे इस समय वर्तमान में 2000 के रुपए के नोट चलन में है उसे, ठीक है, विमुद्रीकरण कर दिया गया, मतलब वह एक अब कागज़ का नोट ही मात्र रह गया, वो करेंसी की ताकत नहीं रखता है, कोई पावर नहीं है उसके पास, ठीक है। जैसे 8 नवंबर 2016 को, कब, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 500 का नोट का हैप्पी बर्थडे कर दिया गया था और 1000 रुपए के नोट का हैप्पी बर्थडे, मतलब इसे, इसका विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था, मतलब, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, मोदी जी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और 1978 में ही विमुद्रीकरण किया गया था, 1978 में ही विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन किया गया, ठीक है, मोरारजी देसाई। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने विमुद्रीकरण किया, तो नरेंद्र मोदी नहीं लगाइए, क्या लगाएंगे, मोरारजी देसाई। कब किया, 1978 में। और दूसरे प्रधानमंत्री बने मोदी जी 8 नवंबर 2016 को, जिसमें 500 के नोट और 1000 के नोट क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, डिमोनेटाइज कर दिए। और उस समय मोरारजी देसाई जब बैन किए थे तो उस समय 10,000 का नोट चलता था। तो ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ठीक है, देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, चीज़ों को समझिएगा तभी आप कर पाओगे। चलिए, ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे एक पार्ट ये वाला अभी जो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद थोड़ा साइंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा साइंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक सर्वे से, आर्थिक सर्वेक्षण इसे बोलते हैं। इंग्लिश के अगर परिप्रेक्ष्य से बोला जाएगा तो इसे बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। अब ये देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कौन तैयार करता है, तो इसको कौन सी संस्था तैयार करती है, DEA, ठीक है। तो तैयार कौन करता है इसको, आर्थिक सर्वेक्षण को, ठीक है, डेटा जो बनाती है, ठीक है, इस डेटा को एनालिसिस कौन करता है, तैयार कौन करता है, तो DEA। DEA का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो D फॉर हो जाएगा डिपार्टमेंट, ठीक है, एक विभाग है, डिपार्टमेंट मीन्स विभाग है, ठीक है, ऑफ, जो इकोनॉमिक का सर्वे करती है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक किसका, अफेयर्स, ए फॉर अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ये डील करती है, ये मतलब कि तैयार करती है, रेडी करती है किसको, इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। तो याद रखिएगा, तैयार कौन करता है, ठीक है, DEA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। और ये किसके अधीन आता है, बात की जाएगी, किसके अंडर आता है, किसके अंडर आता है, मतलब किसके अधीन आता है, तो याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी फाइनेंस का मतलब होता है वित्त और मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, ठीक है। तो किसके अधीन आता है बताइए, तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, अंडर आता है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसे फिनांस मिनिस्टर लोकसभा में, इसे लोकसभा में, LS मतलब लोकसभा में, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस मतलब वित्त, मिनिस्टर मतलब मंत्री, क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस मीन्स, ठीक है, इसको प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी इंट्रोड्यूस मीन्स कब प्रस्तुत किया जाता है भाई, कब इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट से ऑप्शन आ जाएगा 10 दिन पहले, बजट से 10 दिन पहले, बजट से 5 दिन पहले, बजट से 1 दिन पहले, या बजट के दिन। तो बजट से 1 दिन पहले घुमाने के लिए दे सकता है भाई, बहुत लोग घूम जाएंगे, तो बजट से 1 दिन पहले, ठीक है, जिस दिन बजट प्रस्तुत करना होता है उससे 1 दिन पहले, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे लाई जाती है, आर्थिक सर्वेक्षण लाई जाती है फिनांस मिनिस्टर द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, लोकसभा में, लोकसभा का उल्लेख किस में है, तो मैंने बताया था लोकसभा का उल्लेख किस में है, ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। किस में उल्लेख है भैया, अनुच्छेद 81 में, बिल्कुल ध्यान से मन से पढ़ना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 में उल्लेख है, बिल्कुल मन से पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट में है करंट अफेयर से, वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में वित्त सचिव कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के सिनेरियो में, ठीक है, प्रेजेंट के सिनेरियो में मतलब वित्त सचिव कौन है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो याद रखिएगा सोमनाथन जी हैं। कौन है याद रखिएगा, सोमनाथन जी हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें डेटा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, ठीक है, समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर थोड़ा हम साइंस का पार्ट शुरू करते हैं, चलिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लास्ट हमारा जो मैंने बताया था, अब थोड़ा साइंस का भी मैं कवर कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लग जाता है, ठीक है। आप सब समझिए चीज़ों को, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, ठीक है। याद रखिए, एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे आपको अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। चलिए अब कुछ साइंस से क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ साइंस से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको मैं देना चाहता हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वही मैं दूँगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबसे सबसे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन एलिमेंट है। हैलोजन के बारे में पढ़ाया था, हैलोजन का अर्थ होता है रंगीन, ठीक है, हैलोजन तत्व है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। क्या तो देगा, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील, हाईएस्ट रिएक्टिव, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, इसकी बहुत अधिक होती है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, फ्लोरीन हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ जाओगे। चलिए एक क्वेश्चन आता है कि देखिए पीतल क्या है, एक क्वेश्चन आएगा भैया, ध्यान से देखोगे तभी पढ़ पाओगे, कर पाओगे। पीतल क्या है, पीतल, चलिए बताइएगा पीतल क्या है, ठीक। अगर देखिए आंसर दीजिए सभी लोग, अगर पूछा है पीतल क्या है तो याद रखिए पीतल एक एलॉय है। पीतल क्या है, एक प्रकार का एलॉय। एलॉय को हम बोलते हैं भाई मिश्र धातु। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिश्र धातु है। एलॉय एक क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है, जो कि कॉपर किससे मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा कॉपर। याद रखिए कॉपर से मिलकर, कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, Cu होता है, और प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, जिंक से मिलकर बना हुआ है, Zn। जिंक का दूसरा नाम होता है जस्ता भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, जस्ता मिलते हैं। तब मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर, दो या दो से अधिक, अब यहाँ कॉपर और जिंक ये दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनने वाले धातु को मिश्र धातु यानी एलॉय बोलते हैं। तो पीतल जिसे बोलते हैं, पीतल क्या एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य बोल दो भैया, या इसे कांसा बोल दो, क्या बोल दो, कांसा बोल दो। और इंग्लिश में बोलोगे तो ब्रॉन्ज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ब्रॉन्ज बोल देते हैं। तो बताइए देखिए, पहला सबसे बड़ा जो मेडल होता है वो गोल्ड मेडल होता है। सेकंड नंबर पे जो मेडल होता है वो सिल्वर यानी रजत पदक होता है, और तीसरा जो होता है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक होता है, ठीक है। और जो कांसा जो है ये भी क्या एक प्रकार का एलॉय है। एलॉय का मतलब यह भी एक प्रकार का मिश्र धातु है, ठीक है,
यानी हम कह सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एलॉय। ठीक है, ये एक एलॉय है। एलॉय है, एलॉय किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बने धातु को, ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं। तो जो कांसा किससे मिलकर बना है, अगर पूछा है कांसा भैया बता दो जरा किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा कांसा जो मिलकर बना है वह तांबा को क्या बोलते हैं? तांबा को कॉपर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर ही बोलते हैं, Cu होता है, प्लस टिन। कॉपर और टिन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है स्टेनम, स्टैक का S और नम का N। ठीक है, स्टेनम। तो याद रखिएगा तांबा और टिन से बने धातु को मिश्र धातु यानी कांसा कहते हैं। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से को पढ़ना, तभी आप सारी चीज़ें कर पाओगे। चलिए भाई, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? कहानी समझ में आई कि नहीं? चलिए, इतनी समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और बताते हैं। ध्यान से देखिएगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा ध्यान से। प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? ठीक है, अगर बात की जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की तीव्रता एक क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल मन से पढ़ना तभी कर पाओगे। और पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? किसकी मात्रा भैया? पदार्थ की मात्रा। तो याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको समझना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश की तीव्रता जो मापी जाती है वो कैंडेला में मापी जाती है। किस में मापी जाती है भैया? कैंडेला में। तो समझ सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, प्रकाश की तीव्रता किस में मापी जाती है? कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? देखिएगा, तो पदार्थ की मात्रा जो मापी जाती है वो मोल में मापी जाती है। किसमें? मोल में मापी जाती है। बिल्कुल बेसिकली आपको समझना है। तो प्रकाश की तीव्रता देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर बाई, ठीक, कैंडेला। एंड ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मेजर बाई मोल। ठीक है, याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है, प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में भी मापी जाती है। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाओगे। एक लास्ट क्वेश्चन में दे जा रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, धावन सोडा या इसे बोलते हैं धोने वाला सोडा। धावन सोडा बोलिए, या इसे बोलेंगे, धावन मतलब धोने वाला, और धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग। धोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ सूत्र क्या होता है, और यहाँ पूछ रहा हूँ मैं रासायनिक नाम। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रासायनिक नाम, यानी केमिकल नेम। याद रखिएगा, केमिकल नेम, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, किडनी की कार्यात्मक या क्रियात्मक बोलो, क्रियात्मक बोलो या कार्यात्मक बोलो। ठीक, किडनी की कार्यात्मक इकाई या किडनी की क्रियात्मक इकाई, यह दूसरा क्वेश्चन आएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा, याद रखिएगा। और एक फेफड़े की पूछ सकता है, फेफड़े की क्रियात्मक या
कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। भैया इसको 4 क्वेश्चन बताइए। धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, धावन सोडा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है भाई, तो Na2CO3, Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल वाटर निकल जाते हैं 10H2O, ठीक है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। अब Na2 में Na किसका सूत्र होता है, तो सोडियम का, किसका सूत्र होता है, सोडियम। और CO3 सबको पता होता है किसका फार्मूला होता है, तो CO3 जो होता है वो कार्बोनेट का होता है, किसका होता है, कार्बोनेट का होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का, देखिए धावन सोडा या धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका फार्मूला सोडियम मतलब Na और उससे क्रिया करेगा Na2 और कार्बन मतलब CO3.NH2O। अब एक क्वेश्चन आएगा, किडनी जो हमारी होती है, किडनी है, ठीक है, किडनी की क्रियात्मक इकाई, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है किडनी में, ऐसा कौन सा भाग है जो ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये किडनी का काम क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्लड को फिल्टर या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाई किडनी, जो सेम के बीज के आकार का होता है, काजू के, राजमा के, इन सब का आकार जैसा होता है, ठीक, किडनी। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है भाई, तो उसे बोलते हैं भैया क्या, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, फिर से लिख लीजिए भाई साहब, नेफ्रॉन बोलते हैं। और ठीक है, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पहले लिख दे रहा हूँ, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को हिंदी में बोलते हैं भाई वायु कूपिका। क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, वायु कूपिका, ठीक है, जो आपके, ठीक है, लंग्स में किस जैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छे। इसकी संरचना पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अंगूर के गुच्छे के समान। कैसा होता है, ये अंगूर के गुच्छे के समान। तो एक क्वेश्चन और घुमा के दे सकता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि फेफड़े की क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो एल्वियोलाई, जिसे हम वायु कूपिका बोलते हैं, जिसकी संरचना अंगूर के गुच्छे के समान होती है। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि फेफड़े में वह कौन सा भाग है जिसकी संरचना अंगूर के गुच्छे के समान होती है, तो एल्वियोलाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, खूब पढ़िए।